बारिश में दो घूंघट वाली जेठानी की तीन बेशर्म देवरानी। देख रही हो बिगड़ेलों को किस तरह ऊपर से आवाजें आ रही हैं। लानत है इन जैसी बहुओं पर तो। माँ जी, जब तक बस हम ही आपकी बहुएं थे तब तक तो हमारे घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से ये उर्वशी, रागिनी और मोना बहुएं बनकर हमारे घर में आई हैं तब से सब कुछ बदल गया है। सही बोल रही है तू बहू, लेकिन अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ, तुम दोनों भी ऊपर चलो। इन तीनों बेशर्मों को तो मैं बाल पकड़कर नीचे लेकर आऊंगी। शांति ऐसे बोलकर गुस्सा करते हुए अपनी दोनों बड़ी बहुओं के साथ छत पर आ गई। जोर जोर से बारिश हो रही थी। ऐसे में शांति की तीन छोटी बहुएं छत पर भीगने को चढ़ी हुई थी। ऊपर आते ही शांति की आंखें फट गई, क्योंकि ऊपर उसकी बहुओं के साथ मोहल्ले की तीन लड़कियां और भी थीं जो नाचते गाते हुए बारिश में भीग रही थीं। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कर लूं, तू गम दे या खुशियां सह लूं साथियां। अरे ओ बहुओं, तुम लोग इतनी आवारागर्दी करते हुए नहा रही हो। ऊपर का मंजर देखकर दोनों घूंघट वाली जेठानी चौंक गईं। नैना और रिदिमा दोनों शांति की बहुएं थीं। वैसे तो शांति की 5 बहुएं थीं, लेकिन 3 बहुएं उसकी बेहद ही बेशर्म थीं और 2 बड़ी बहुएं घूंघट वाली और सीधी सी थीं। अपनी सास और जेठानियों को देख तीनों बेशर्म बहुएं नहाते नहाते छत के दरवाजे के पास गईं। हाँ बोलिए, कैसे आए हैं आप छत पर हमें ज्वाइन करने? एक कान के नीचे दूंगी ना तो सारा चिलबिलाना निकल जाएगा। नीचे चलो। नहीं माँ जी, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी तुम? देखो मोना, रागिनी और उर्वशी, आसपास की छतों से सारे अच्छे बुरे लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, इसीलिए ये बेशर्मी ना फैलाओ और नीचे चलो। और तुम तीनों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए कि बारिश होते ही मुजरा करने को निकल जाओ। जरा तो शर्म रखो, तुम तो इसी गांव की बेटियां हो। जाओ अपने अपने घरों को चली जाओ और आइंदा ना आना, नहीं तो तुम्हारी महतारियों से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शांति ने डांट कर उन तीनों लड़कियों को भेज दिया, जिसके बाद वो अपनी बहुओं को भी लेकर नीचे चली गई और उन्हें डांटने लगी। उर्वशी, रागिनी और मोना, मैं तुम्हें बारिश में भीगने से मना नहीं करती, लेकिन ये नाचना गाना, ये बेशर्मी नहीं होनी चाहिए, समझ आया? गांव वालों को ये सब पसंद नहीं, अब आइंदा ऐसा ना करना। शांति ने काफी देर तक तीनों छोटी बहुओं को समझाया, लेकिन ये तो वक्त ही बताता कि उनकी बात समझ में आई थी या फिर नहीं। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बरसात का ही मौसम था और ऐसे में आज भी हल्की हल्की बरसात ही हो रही थी। माँ जी, तेल खत्म हो गया, इनसे बोल दीजिए कि काम से आते वक्त तेल ले आए। अरे नहीं बहू, आज तो तुम पांचों के ही पति ओवरनाइट ड्यूटी पर हैं, वो तेल वेल नहीं ला पाएंगे। तुम दोनों ठहरो, मैं इन तीनों से मंगवाती हूँ। सुनो, तुम तीनों जाओ तेल लाकर दो। वैसे भी तुम तीनों ने आज सुबह से मोबाइल चलाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया है। ऑयल लेकर आना है? ओह गॉश, ठीक है, हम जरा अपना होलिया सही करके आते हैं। तीनों छोटी बहुएं ऐसे बोलकर अपने कमरों में गईं और वो घर में तो साड़ी ही पहने पड़ी हुई थी, लेकिन कमरे में जाकर उन्होंने उसे चेंज कर दिया और वो तीनों शॉर्ट ड्रेसेस पहन आई। और ऐसे ही वो तेल लेने को जाने लगी कि उन्हें नैना ने देख लिया और वो बोली, 1 मिनट रुको, ये तुम तीनों क्या बनकर जा रही हो? कहीं फैशन शो है क्या जो तुम ये शॉर्ट ड्रेस पहनकर आई हो? हे भगवान, ये क्या घोड़ियां सी बनकर आई हो तीनों? ये इतनी मॉडर्न ड्रेसेस क्यों पहनी हुई है? कहाँ जाना है? ऑयल लेने। और कहाँ? तेल लेने इतना बंठन कर जाते हैं जैसे किसी की बारात चढ़ रही हो। तुम तीनों की बातें ऐसी ही क्यों हैं? जाओ कपड़े बदल कर आओ। नो मम्मी जी, हम साड़ी नहीं बांधेंगे, वैसे भी इतनी बारिश हो रही है, बाहर पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ हो रहा होगा। उस कीचड़ में अगर साड़ी सन गई तो कौन उसे धोएगा? हम ऐसे ही जा रहे हैं। रागिनी, उर्वशी और मोना में से किसी ने भी शांति की बात को नहीं माना और वो हीरोइन बनकर तेल लेने को निकल गई। बाहर उन्हें दोनों ही तरह से देखा जा रहा था। अरे भाई, आज का मौसम और माहौल तो जन्नत हो रहा है और स्वर्ग की परियां भी दिख रही हैं। एक तरफ आदमी उन तीनों पर लाइन मार रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ, अरे देख देख, ये तीनों कितनी बेशर्म है, कैसे दनंगी निकली हुई है। इनके पास खुद को पूरा ढकने को कपड़े नहीं थे
अरे तू तो जानती नहीं है क्या? ये तीनों कौन है? ये शांति की बहू है, छोटी वाली। ये तो ऐसे ही बेशर्म की दुकान है, दुकान। सभी लोग ऐसे ही तरह तरह की बातें बना रहे थे। ऐसे ही सारे रास्ते कमेंट बाजी सुनते हुए ही वो तीनों आई और गईं, लेकिन उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही आज के दिन भी जोरों से बारिश आई। बारिश का देवरानियों को पता नहीं चल पाया क्योंकि वो अपने फोन्स में बिजी थी, लेकिन उन्हें छत पर आवारापन करवाने को मोहिनी, मेघा और सोना बुलाने को आ गई। उर्वशी, रागिनी, मोना, कोई तो सुनो। चलो बारिश अच्छी है, मिलकर भीगते और मजे करते हैं। नैना देखो, ये तीनों फिर आ गई। उर्वशी, रागिनी और मोना तो तीनों फोन चलाने में बिजी हैं। चलो हम इन्हें चलकर समझाते हैं। रिधिमा और नैना दोनों घूंघट किए हुए ही ऊपर गईं और ऊपर आकर उन्होंने उन लड़कियों को बहुत सुनाया। तुम तीनों को शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हें तो लड़कों पर लाइन मारने में मजा आता है जो तुम्हें बारिश में भीगता हुआ तकते हैं, लेकिन उन तीनों के तो अपने जैसा मत समझो। उनके पति हैं और वो किसी के घर की बहुएं हैं। तुम भी किसी के घर की बेटियां हो, क्यों इस तरह से अपने और परिवार की बदनामी करवाती हो? बस करो इंसाफ की देवी, पिछली बार भी हमें सुना दिया था और अब भी सुना रही हो। हम तुमसे सुनने को नहीं आए हैं, समझी? आई बड़ी घूंघट वाली हमें समझाने को। सोना की बात को सुनकर रिधिमा और नैना यूं ही शांत सी रह गईं। ऐसे ही थोड़ी बहुत बहस सी हुई, जिसके बाद वो तीनों लड़कियां अपने घर को लौट गई और रिधिमा और नैना नीचे आ गईं कि तभी कौन था ऊपर? बोलिए। वही तीनों आई थी जिनसे माँ जी ने आने को मना किया था। तुम दोनों नॉनसेंस हमेशा इतनी एडवांस क्यों बनती हो? बोलो। सारी आवाज आ गई थी हमें नीचे तक, क्यों भगाया उन्हें? देखो बात कड़वी है और शायद तुम्हें बुरी भी लगे, लेकिन अब तुम्हारी वो उम्र नहीं है जिसमें तुम लड़कों पर लाइन मारो, समझ आया? हम कुछ भी करें इससे आपको क्या? आपको इतना एडवांस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, गलती हो गई हमसे जो हमने तुम्हें सीधी सी राह दिखा दी, लेकिन अब ये गलती नहीं करेंगे। खुश? तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना। आगे को कोई मसला बन गया तो हमसे ना कहना। दोनों बहुओं ने ऐसे ही तीनों देवरानियों से बोल दिया। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजरा। अब जेठानी अपनी देवरानियों के मसले में कुछ नहीं बोलती थी। ऐसे ही एक दिन और जोरों से बारिश आई, लेकिन आज उर्वशी, रागिनी और मोना छत पर जाने की बजाय मोहिनी, सोना और मेघा के साथ गांव में नहाने को निकल गईं और ऐसे ही पूरे गांव में उन्होंने खूब बेशर्मी बिखेरी। जब बारिश रुकी तो वो घर आ गईं, लेकिन आज सब पहले जैसा नहीं था। उनके घर आने के बाद गांव की कुछ औरतें मिलकर शांति के पास आईं और बोली, शांति जी कहाँ हो? हाँ जी बोलो। शांति जी, तुम्हारी तीनों बहुओं को जरा हद में रखो और हो सके तो इन्हें घर में ही रखो। ये एक वायरस की तरह है जो हमारे सारे गांव में फैल रहा है। हमारी बेटियां इनको देखकर बिगड़ रही हैं, जिसके पीछे साफ साफ इनका ही हाथ है। हाँ शांति, मेरी बेटी ने कभी ऐसी हरकत नहीं की जैसे आज की है। बताओ, वो सारे गांव में डोल डोल कर नहाई और तुम्हारी बहुएं भी साथ ही थी। जानती हो, गांव के कुछ लड़कों ने इनकी तस्वीरें ले ली थी। वो तो हम अभी सारा मसला निपटा कर आ रहे। इन्हें हद में रख शांति। अब बस मैं क्या बोलूं, मेरे बस में नहीं है। मेरी वो तीनों बहुएं, मैं उन्हें बुला देती हूँ, तो जो आपको सही लगे वो कर लेना। शांति ने अपनी तीनों छोटी बहुओं को बुलाया, जिसकी वजह से उसकी बड़ी घूंघट वाली बहुएं भी वहां आ गईं और फिर लोगों ने तीनों छोटी बहुओं को कोसना शुरू कर दिया। अभी वो उन्हें बुरा भला बोल ही रही थी कि तभी बड़ी जेठानी अपनी देवरानियों के पक्ष में बोली, देखिए माना आपकी लड़कियां बिगड़ी, लेकिन इसमें हाथ इन तीनों का नहीं बल्कि आपका भी है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बिगड़ता। सबसे पहले उसकी परवरिश मायने रखती है, वरना हम तो 24 घंटे इनके साथ रहते। उस हिसाब से अब तक तो हमारे घूंघट हट जाने चाहिए थे ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी परवरिश अलग हुई है और अच्छी हुई है। इसलिए आप बस मुंह भर भर कर इन्हें ही कुछ मत बोलो। आपको भी अपनी बेटियों को रोकने की जरूरत है, बाकी हम भी ध्यान रखेंगे। नैना की बात सुनकर गांव की औरतें चुप हो गईं और अपने घरों को लौट गईं। वहीं तीनों देवरानियां भी अपनी जेठानियों को अपनी तरफदारी करता देख शॉक्ड थी। तो वो उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उन्हें सीख मिल चुकी थी। उन्होंने फिर कभी अपनी पुरानी हरकतें नहीं दोहराई। अब वो अपने गांव के हिसाब से संस्कार सीख रही थी और अब सब कुछ सही हो चुका था। माँ, ये हार आप सिर्फ मेरे लिए लेकर आई हैं? दीदी का हार कहाँ है? नहीं, मैं ये डायमंड का हार सिर्फ अपनी सगी बेटी के लिए लेकर आई हूँ, सौतेली बेटी के लिए नहीं। कमरे के बाहर खड़ी वैष्णवी ये सब कुछ सुनकर, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो मेरे लिए भी कोई ना कोई हार जरूर लेकर आती। इसी तरह एक दिन वैष्णवी अपने कमरे में पढ़ रही होती है कि तभी शांति वहां जाकर उसके बालों को खींचती हुई, क्यों री, ये क्या कॉपी किताब लेकर बैठ गई? घर के काम नहीं करने तुझे? माँ, मेरे बाल छोड़िए, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ।
अब जहां शांति अपनी सौतेली बेटी पर अत्याचार कर रही थी, वहीं शांति की सगी बेटी अपने कमरे में बैठकर एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रही थी। अब वैष्णवी पढ़ाई छोड़कर घर में झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना सब कुछ करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और शांति अपनी दोनों ही जवान बेटी का रिश्ता कर देती है, जिसे देख त्रिवेदी कहता है, शांति, अगर तुम्हें अपनी दोनों बेटी की शादी ही करनी थी तो दोनों का ससुराल एक जैसा ढूंढना चाहिए था ना। आखिर क्यों तुम अपनी सगी बेटी की शादी एक बिजनेसमैन ससुराल और सौतेली बेटी के एक किसान परिवार में शादी कर रही हो? चुप करिए आप, ज्यादा बोलने की ना आपको जरूरत नहीं है। इतने पैसे नहीं है हमारे पास जिससे दोनों बेटी की अमीर घर में शादी हो, और मैं सौतेली बेटी की शादी ही करवा रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। शादी की बातें सुनकर त्रिवेदी बेबस होकर चुप हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और शांति अपनी सगी और सौतेली बेटी की शादी कर देती है। गृह प्रवेश के दौरान दृष्टि के पति का फोन बजता है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ जी। अच्छा। नहीं, अगर अर्जेंट है तो मैं अभी निकलता हूँ, डोंट वरी। माँ, अगर आपका गृह प्रवेश का रस्म हो गया हो तो मुझे फ्री कर दीजिए, मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए निकलना है। विक्रम के वहां से निकलते ही कल्याणी आरती की थाली में इस पर रखते हुए, अच्छा बहुत सुन, हो गया तेरा गृह प्रवेश। अब एक काम कर, तू घर में जा, मुझे बिजनेस से रिलेटेड फाइल तैयार करनी है। बेचारी दृष्टि दरवाजे पर खड़ी ही रह जाती है कि एक तरफ पति और दूसरी तरफ सास अपने बिजनेस के काम के लिए निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी के किसान परिवार अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाते हैं, जहां चौखट को फूलों से सजाया हुआ होता है। आओ मेरी प्यारी बहू, अपनी लक्ष्मी कदम से इस कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह दृष्टि अपनी पहली रसोई के खाने में तरह तरह के पकवान बना रही होती है। माँ, ये भाभी ने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? मुझे गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए बाहर जाना है। अरे बेटी, जाना तो मुझे भी है, बिजनेस में आए नए वर्कर्स के काम को देखने के लिए। कल्याणी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। तभी दृष्टि खाने की प्लेट लेकर अपनी सास के पास पहुंचती है। दृष्टि जैसे ही खाने की थाली अपनी सास के हाथ में देती है, कल्याणी गरम गरम खाना अपनी बहू के मुंह पर फेंक देती है। मामा, माँ जी, ये क्या किया आपने? गरम गरम खाना मेरे मुंह पर क्यों फेंक दिया? तो और क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? तुझे पता नहीं कि तेरे ससुराल वाले बिजनेसमैन हैं? हमारे लिए एक एक सेकंड में बहुत कीमती है। आज के बाद अगर खाने में इतना देर हुआ तो इससे भी बुरी हालत करूंगी तेरी। चलिए माँ, आज के लिए इतना काफी है, बिजनेस मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अब जहां दृष्टि के ससुराल वाले उस पर अत्याचार कर रहे थे, वहीं उसकी सौतेली बहन अपने किसान ससुराल में। वैष्णवी जी, आज आप रहने दीजिए, आज खाना मैं बना देता हूँ। लाइट भी नहीं है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हाँ बहू, तू यहाँ मेरे पास बैठ, मैं हाथ पंखे से तुझे हवा कर देती हूँ। अरे आप लोग तो मुझे यहाँ कुछ करने ही नहीं देते। अरे मैं बहू हूँ इस घर की, कोई मालकिन थोड़ी। बहू नहीं बेटी, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब दृष्टि अकेले पूरे घर का काम संभालते संभालते परेशान हो जाती थी। तभी वो एक दिन अपनी सास से, माँ जी, मैं अकेले घर का काम नहीं कर पाती हूँ, क्या हम घर में नौकर नहीं रख सकते? दृष्टि की बातें सुनकर कल्याणी सोफे से उठकर उसके बालों को खींचती हुई, अपने बेटे की शादी तुझसे करवाने में हमारे बिजनेस का बजट वैसे ही पूरी तरीके से बिगड़ गया है, और तुझे घर में नौकर चाहिए? पहले तुझसे काम करवाकर वो सारे पैसे तो वसूल लूं। कुछ देर बाद विक्रम अपने साथ बिजनेस के कुछ वर्कर्स को लेकर घर पहुंचता है। दृष्टि, घर में जितने भी वर्कर्स आए हैं उनके लिए खाना बनाकर तैयार कर दो, आज वो डिनर करके जाएंगे। दृष्टि आंखों में आंसू लिए रसोई में खाना बनाती हुई, अपनी पीहर में एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती थी, और आज अपने बिजनेसमैन ससुराल वालों के लिए इतना करने के बाद भी मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर। अब कुछ देर बाद दृष्टि सभी वर्कर्स का खाना परोसती है, और एक साथ इतना सारा खाना बनाने के कारण खाने में नमक मिर्ची बहुत ज्यादा हो जाता है। राम राम राम, कैसा खाना बनाया है? अथू, हमसे नहीं खाया जाएगा विक्रम सर ये खाना, हम जा रहे हैं। चलो रमेश। हाँ पुनीत, चलो, ऐसा खाना खिलाने से तो अच्छा था कि आप हमें यहाँ बुलाते ही नहीं। वर्कर्स के वहां से जाने के बाद विक्रम गुस्से से तिलमिलाते हुए खींच के जोरदार चाटा दृष्टि के गालों पर मारता है। अगर खाना बनाना नहीं आता था तो पहले बोल देती, वर्कर्स के आगे मेरी इंसल्ट कराने की क्या जरूरत थी?
दृष्टि के ऊपर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। वहीं उसकी सौतेली बहन के साथ उसकी सास और पति उससे प्यार करते हुए। वैष्णवी जी, आप यहाँ खेत में? अरे बहू, इतनी कड़ी धूप में तू खाना लेकर खेत में क्यों आई? हम खुद आ जाते घर खाना खाने। अरे माँ जी, आप मुझे कुछ तो करने का हक दीजिए। वैसे भी आप लोग मुझे यहाँ कुछ करने ही नहीं देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन दृष्टि अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास उसके बालों में तेल लगा रही होती है। मेरी सौतेली बहन की सास कितनी प्यारी है, मेरी बहन से कितना प्यार करती है। अरे दृष्टि, तुम यहाँ अंदर आओ ना। अब वैष्णवी अपनी बहन को कूलर के पास बिठाती है, फिर जानकी ठंडे फल काट कर दृष्टि को देती है। ये ले बेटी, फल खा लो, धूप से आई हो, इसे खाकर थोड़ी राहत मिलेगी। हम इंसान पैसे के पीछे ही कितना भागते रहते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारी खुशी हमें पैसा ही दे। वैष्णवी, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ दृष्टि, वो तो है। कुछ देर बाद दृष्टि अपनी बहन से मिलकर अपनी ससुराल आती है। घर में सारा काम फैला हुआ है और तुम बाहर कहाँ से आ रही हो? तुमसे मतलब अपने बिजनेस में ध्यान दो। दृष्टि के इस जवाब से कल्याणी अपनी बहू पर हाथ उठाने लगती है कि तभी दृष्टि अपनी सास का हाथ पकड़कर मोड़ देती है और दोनों के ही बीच में घमासान लड़ाई होने लगती है, जिसके दौरान दृष्टि का सर टेबल पर लगकर फट जाता है और खून निकलने लगता है। वाह, क्या चोट आई है। आइंदा अपने बिजनेसमैन ससुराल वालों से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। वहीं दूसरी तरफ त्रिवेदी शांति अपनी दोनों बेटी को याद करते हुए। बहुत दिन हो गए अपनी बच्चियों से नहीं मिले। हाँ, मुझे भी मेरी सगी बेटी की बहुत याद आ रही है। हाँ ठीक है, वैसे तुम कहो तो कल ही चले बच्चों से मिलने। हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह शांति और त्रिवेदी दृष्टि के ससुराल आते हैं, जहाँ दृष्टि अकेले घर में झाड़ू लगा रही होती है और उसके सर पर पट्टी बंधी होती है। दृष्टि, मेरी बच्ची, तेरे सर पर यह चोट कैसे है? और तेरे ससुराल वाले कहाँ हैं? ये क्या हालत बना रखी है बेटी तूने अपनी? बेटी, तेरी आंखों में आंसू। क्या हुआ बेटी, कुछ तो बोल। अपने माँ पिताजी को देखकर दृष्टि का सब्र का बांध टूटता है और वो आंखों में आंसू लिए हुए कहती है। माँ, मेरी जिंदगी नर्क हो गई है माँ। इस बिजनेसमैन ससुराल की बहू बनके ये लोग मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं माँ। मुझे मारते हैं, पीटते हैं, दिन रात घर का काम करवाते हैं। बस बेटी, बहुत हो गया। अब तो इस घर में एक सेकंड नहीं रहेगी। चल मेरे साथ। त्रिवेदी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर लाता है, जहाँ घर के बाहर उसका पूरा बिजनेसमैन ससुराल खड़ा होता है। मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये क्या तरीका है शांति जी मेरी बहू को ले जाने का? कैसी पत्नी और कैसी बहू? अरे अगर तुमको इसको अपनी पत्नी और अपने घर की बहू माना होता तो ऐसी दरिंदगी वाली हरकतें मेरी बेटी के साथ न करते आप लोग। पर याद रखिए, कल को आपकी भी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। गलती हो गई शांति जी, माफ कर दीजिए। पैसों की पट्टी बंध गई थी आंखों में, जो आज आपने खोल दी है। अब कल्याणी दृष्टि को खुशी खुशी अपना लेती है, जिसके बाद शांति त्रिवेदी के साथ अपनी सौतेली बेटी के घर जाती है, जहाँ वैष्णवी आराम से कूलर में लेटी हुई होती है और उसकी सास चूल्हे पर खाना बना रही होती है। माँ, पिताजी, आप आइए ना। आइए समधन जी, बैठिए। सही वक्त पर आए हैं। देखिए, मैंने पकवान भी बना रखे हैं। अब जानकी अपने हाथ से बने हुए पकवान त्रिवेदी और शांति को खिलाती है। अपनी बेटी को ससुराल में खुश देखकर जानकी जी मुझे बहुत खुशी मिली। कैसी बात कर रहे हैं त्रिवेदी जी? आपकी बेटी हमारी भी बेटी है। हाँ पिताजी, सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ये सब देख और सुन के शांति के दिल पर बहुत चोट पहुंचती है। इसके बाद त्रिवेदी शांति को लेकर घर आता है। देखा शांति, वैष्णवी अपने ससुराल में कितनी खुश थी। वैसे किसी ने सही कहा, अगर आप किसी के बच्चे को सताओगे तो आपके बच्चे को भी कोई सताएगा। तुम हमेशा अपनी सौतेली बेटी के ऊपर अत्याचार करती आई, जिसकी सजा तुम्हारी खुद की सगी बेटी को भुगतनी पड़ी। वो तो भगवान का शुक्र है कि दृष्टि के किसी अच्छे कर्मों की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे खुशी खुशी अपना लिया। हाँ, आप सही कह रहे हो। मुझे इस तरह किसी के बच्चे को नहीं सताना चाहिए था। हे भगवान, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। पर भगवान, अब अपना आशीर्वाद मेरी दोनों ही बेटी पर बना कर रखना, ताकि वो अपने ससुराल में खुश रहें।